पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री की चेतावनी, अगर तुर्की ने गाजा और सीरिया में अपनी मौजूदगी मजबूत कर ली तो फिर उसे वहां से हटाना हो जाएगा नामुमकिन। इजरायल को तुर्की से यह कैसा डर, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान इजरायल के बीच भले ही युद्ध रुक गया हो, लेकिन साइबर युद्ध में ईरान के हैकरों ने यहूदी देश की नींद उड़ाकर रख दी है। ताजा रिपोर्ट काफी चौंकाने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे समझौते की डेडलाइन से ठीक पहले सीरिया की जुलानी सरकार ने एसडीएफ को दिया 13 पॉइंट का रोड मैप। मान गए तो ठीक, वरना टकराव तय। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, इजरायल के पूर्व रक्षा मंत्री और विपक्षी नेता अविगडोर लिबरमैन ने तुर्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की ने सीरिया और गाजा में अपना सैन्य और राजनीतिक प्रभाव मजबूत कर लिया तो फिर उसे इन इलाकों से हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिबरमैन के मुताबिक इससे इलाके में ताकत का संतुलन बदल सकता है और इजरायल की सैन्य क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। एक इंटरव्यू में लिबरमैन ने खास तौर पर गाजा में युद्ध विराम के बाद की स्थिति और वहां भविष्य की योजनाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि गाजा में स्थिरता के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स भेजने की जो बातें हो रही है, उनमें तुर्की सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लिबरमैन का दावा है कि तुर्की गाजा में सुरक्षा फोर्स भेजने का दबाव बना रहा है और उनका आरोप है कि अंकारा ऐसा हमास की सुरक्षा के लिए करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह इजरायल के लिए बहुत खतरनाक रणनीति की स्थिति पैदा कर सकता है। लिबरमैन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर तुर्की गाजा और सीरिया में दाखिल हो गया तो फिर कोई भी उसे वहां से बाहर नहीं निकाल पाएगा। उनके मुताबिक इससे गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता काफी हद तक सीमित हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचता है और दूसरी तरफ तुर्की सेना पहले से सीरिया में मौजूद रहती है, साथ ही गाजा में भी तुर्की फोर्स तैनात होते हैं, तो इससे पूरे इलाके में ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। लिबरमैन ने माना कि मौजूदा हालात में यही मुद्दे उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि आगे इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, यानी क्या तुर्की पर हमला करना चाहिए, लेकिन उनका इशारा साफ था कि गाजा में तुर्की की फौज की तैनाती किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए और तुर्की को F-35 फाइटर जेट भी नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, 10 अक्टूबर से हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 20 पॉइंट वाली योजनाओं के तहत हुआ था। इस योजना के पहले चरण में सीज फायर, मानवीय मदद की एंट्री और कैदियों की अदला बदली शामिल है। हालांकि इसके बावजूद इजरायल बार बार समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे चरण की ओर बढ़ने में रुकावट आ रही है। दूसरे चरण में गाजा को एक टेम्परेरी ट्रांजिशनल सरकार के जरिए चलाने की बात है, जिसमें गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की समिति होगी। इस योजना में अमेरिका की आर्थिक मदद से गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती गाजा से न हटाने, इजरायल द्वारा गाजा पर कब्जा या विलय न करने और एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल की तैनाती का भी जिक्र है। जैसे ही यह अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गाजा में तैनात होगा, इजरायली सेना को वहां से हटना होगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान के तस्नीम न्यूज के मुताबिक एक हिब्रू भाषा की मीडिया वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान की ओर से इजरायल पर साइबर हमले लगातार जारी है, भले ही जमीनी मोर्चों पर लड़ाई थम गई हो और एक नाजुक युद्ध विराम लागू हो गया हो। हिब्रू न्यूज वेबसाइट शोमरीम न्यूज के मुताबिक इजरायल पर होने वाले साइबर हमले रुके नहीं है, उल्टा ये हमले अब तक के सबसे ज्यादा खतरनाक और तकनीकी रूप से उन्नत बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध विराम के बावजूद साइबर हमले एक पल के लिए भी नहीं रुके और इजरायली अधिकारी अभी तक ये पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि इन हमलों का दायरा कितना बड़ा है और नुकसान कितना हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भले ही गाजा में जंग रुक गई हो और लेबनान व ईरान के मोर्चे पर भी संघर्ष थमा हो, जिससे गोलियों और धमाकों की आवाजें बंद हो गई, लेकिन साइबर युद्ध लगातार चलता रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हैकर्स से जुड़े माने जा रहे साइबर हमले न सिर्फ जारी है, बल्कि हाल के दिनों में और फैल गए हैं। इन गुप्त साइबर कार्रवाइयों से सीधे असर इजरायल की सुरक्षा पर पड़ रहे हैं।
रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट की एक हालिया स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसमें जुलाई 2024 से जून 2025 के बीच इस्राएल को साइबर हमलों के मामले में दुनिया में तीसरा स्थान दिया गया है। इस दौरान दुनिया भर के कुल साइबर हमलों में से 3.5% हमले इस्राएल को निशाना बनाकर किए गए। संघर्ष खत्म होने के बाद भी इन हमलों की संख्या और तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर के अंत में साइबर स्टॉर्म नाम के एक ईरानी हैकर ग्रुप ने दावा किया कि उसने इस्राएल की 17 सुरक्षा कंपनियों के सिस्टम में सेंध लगाई। इनमें आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सैन्य सिस्टम बनाने वाली कंपनियां भी शामिल बताई गई। ग्रुप ने इसे संघर्ष विराम उल्लंघन का बदला बताया और कंपनियों के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी की। हालांकि इन हमलों से हुए नुकसान की पूरी जानकारी अब तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हैकर ग्रुप्स ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत जारी किए हैं। एक मामले में दावा किया गया कि एक निजी कंपनी जो इजरायली रक्षा मंत्रालय के साथ काम करती, उसके सिस्टम में 1.5 साल तक पहुंच बनी रही। इसके अलावा बस स्टेशनों के पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम हैक होने जैसी घटनाओं का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमले सिर्फ कंपनियों या सर्वरों तक सीमित नहीं है। इजरायली साइबर निदेशालय ने चार्मिंग कीटन नाम के हैकर ग्रुप की पहचान की है, जो वरिष्ठ सुरक्षा और राजनीतिक अधिकारियों वो उनके परिवारों से भरोसा बनाकर निजी जानकारी चुराता है और अब व्हाट्सएप के जरिए भी सक्रिय है। रिपोर्ट में हंजला हैक टीम और पनिशमेंट फॉर जस्टिस जैसे ग्रुप का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों और शिक्षाविदों की जानकारी ऑनलाइन डालकर इनाम घोषित किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इससे साफ होता है कि साइबर स्पेस अब ईरान इजरायल टकराव का अहम मोर्चा बन चुका है। यह ऐसा मोर्चा है जिस पर युद्ध विराम का कोई असर नहीं पड़ता और जब जमीनी लड़ाई थमती है तब भी यह जंग पूरी ताकत से जारी रहती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों 10 मार्च को हुए समझौते को लागू करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी और जैसे जैसे ये डेडलाइन नजदीक आ रही, हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। यह समझौता सीरिया सरकार और एसडीएफ के बीच हुआ था। समझौते के तहत 31 दिसंबर को आखिरी तारीख तय की गई थी। मीडिया लीक और सूत्रों के मुताबिक दमिश्क ने एसडीएफ को अपना आखिरी पेशकश सौंप चुकी है, जिसमें 13 पॉइंट में एक रोड मैप दिया गया है। इस नए प्रस्ताव के तहत लंबे समय से चले आ रहे विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए एसडीएफ को सीरियाई सेना के भीतर 3 डिवीजन के रूप में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही प्रस्ताव में यह भी साफ किया गया है कि सीरियाई सेना की अन्य यूनिट्स भी पूर्वोत्तर सीरिया में तैनात होंगी, यानी जहां एसडीएफ का कब्जा है। एसडीएफ की मांग रही है कि केवल उसके अपने 3 डिवीजन ही उत्तरी और पूर्वी सीरिया में रहें और सरकारी सेना वहां ना आए। लेकिन दमिश्क और तुर्की दोनों के लिए यह एक रेड लाइन है। दमिश्क का कहना है कि देश के किसी हिस्से में सिर्फ एक ही सेना का कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों एक और बड़ा विवाद कमान को लेकर है। दमिश्क चाहता है कि ये तीनों डिवीजन रक्षा मंत्रालय के अधीन हो, जबकि एसडीएफ अपनी अलग कमान बनाए रखना चाहता है, जो दमिश्क को मंजूर नहीं है। दमिश्क ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह दिखाने की कोशिश की है कि उसने मसला शांतिपूर्वक हल करने के लिए हर संभव कोशिश की। इसके लिए उसे तुर्की को भी कुछ मुद्दों पर नरमी के लिए मनाना पड़ा। इसके बावजूद एसडीएफ अरब बहुल इलाकों पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। अब दमिश्क एसडीएफ के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। अगर एसडीएफ समझौता स्वीकार करता है तो सीरिया और तुर्की दोनों के लिए हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर एसडीएफ अपनी जिद पर अड़ा रहा तो टकराव बढ़ने की आशंका साफ दिख रही है। दरअसल असद सरकार के पतन के बाद से एसडीएफ को सीरियाई राज्य में शामिल करने की कोशिशें चल रही है। 10 मार्च के समझौते के बाद उम्मीद जगी थी कि देश बिना नए संघर्ष के एकजुट हो जाएगा, लेकिन सुवेदा में इजरायली हस्तक्षेप के बाद हालात बदल गए और बातचीत बार बार अटकती रही। अब देखना यह है कि 31 दिसंबर तक क्या होता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।